हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 335। और आज हम लोग हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। देखो, इस वीडियो को देखने से पहले जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का पहला पार्ट है जिसमें हमने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन लिया था और हाइलुरोनिक एसिड के बारे में स्टडी की थी, उस वीडियो को आप पहले देखो। बिकॉज हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है मैं वो आपको वहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ सारे। तो उन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग आज यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि पॉलीसैकेराइड्स दो टाइप के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। फिर पिछले पूरी सीरीज में हमने होमोपॉलीसैकेराइड्स के सारे एग्जांपल यानी स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन, इन्यूलिन, काइटिन, इन सब के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उनको ज़रूर देखें। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में बेसिक 3 ग्रुप है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, पेक्टिन और हेमी सेल्यूलोज। तो पिछले वीडियो में मैंने म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स यानी MPS की शुरुआत की थी और जिसमें हाइलुरोनिक एसिड में पूरा आपको स्टडी करवा चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे हेपरिन, कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट, डर्मेटान सल्फेट और केरेटन सल्फेट। ये 4 हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में हम पेप्टाइडोग्लाइकन, अगर, पेक्टिन और हेमी सेल्यूलोज इन सब की भी स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को ही ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकान्स कहते हैं। अब जैसे ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकान्स का सीधा सा मतलब हो गया कि पहला हो गया कि अमीनो ग्लाइकान्स यानी कि अमीनो शुगर के पॉलीसैकेराइड्स और उसके साथ में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, तो ये मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकान्स, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको बताया था हाइलुरोनिक एसिड। तो सेकंड, पहला एग्जांपल कौन सा है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का? हाइलुरोनिक एसिड। सेकंड एग्जांपल है कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट। देखो, मैं आपको पहले इस वर्ड का ओरिजिन बता दूं। कॉन्ड्रो वर्ड, इसका बेसिक मीनिंग होता है कार्टिलेज। याद रखना आपको ये कंसेप्ट, कॉन्ड्रो वर्ड का बेसिक मतलब क्या होता है? कार्टिलेज। तो कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट। अब कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट का ये स्ट्रक्चर है। आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में हाइलुरोनिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको कि किस तरह से ग्लूक्यूरोनिक एसिड और N-एसिटाइल ग्लूकोसामिन एक साथ में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाकर एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। बाद में इन्हीं डाइसैकेराइड्स की रिपीटिंग यूनिट्स मिलकर ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकान्स हाइलुरोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ इसी तरह से कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट में भी ग्लूक्यूरोनिक एसिड और N-एसिटाइल गैलेक्टोसामिन 4 सल्फेट ये जो है एक डाइसैकेराइड बनाएंगे। बाद में इन डाइसैकेराइड का रिपीटिंग यूनिट्स चलती रहेगी। जैसे समझो कि इन दोनों ने मिलके, मैं इसको कॉमन लिखता हूँ D, तो इस तरह से ये सारे डाइसैकेराइड्स मिलकर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट। अब कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट और हाइलुरोनिक एसिड के अंदर डिफरेंस क्या है? तो देखो, इन दोनों में ग्लूक्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट है, लेकिन फ़र्क क्या है कि हाइलुरोनिक एसिड में N-एसिटाइल ग्लूकोसामिन है, जबकि कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट में N-एसिटाइल गैलेक्टोसामिन है। N-एसिटाइल गैलेक्टोसामिन है, यहाँ पर ग्लूकोसामिन है। और उसके अलावा जो 4th कार्बन है इसमें N-एसिटाइल गैलेक्टोसामिन का, यानी कि देखो आप पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये 4th कार्बन, इस 4th कार्बन पे सल्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है। और ये सल्फेट ग्रुप आपको हाइलुरोनिक एसिड में नहीं देखने को मिला था। तो ये डिफरेंस है कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट और हाइलुरोनिक एसिड के अंदर। तो कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट बना है रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स ऑफ डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड और N-एसिटाइल डी गैलेक्टोसामिन 4 सल्फेट। और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल किसके जैसा है? हाइलुरोनिक एसिड के जैसा, विद सम वेरिएशंस। अब कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट हमें बॉडी में कहाँ कहाँ पे मिलेगा वो देख लेते हैं। देखो, अपनी बॉडी में जो टिश्यूज़ का जो शेप रहता है, जो स्ट्रक्चर रहता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट। बेसिकली आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ में देखने को मिलता है, तो उन कनेक्टिव टिश्यूज़ का एक शेप, स्ट्रक्चर मेंटेन करना इसका काम होता है। जैसे कि आप बात करें तो बोन, उसके अलावा स्किन के अंदर, कार्टिलेज के अंदर, टेंडन और कॉर्निया, तो ये जितने भी टिश्यूज़ हैं इन सब के अंदर कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ डर्मेटान सल्फेट। अब देखो, जैसे नाम से ही बता रहा हूँ मैं आपको कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट, तो ठीक है, यहाँ पे इन्होंने नाम में ही क्या यूज़ कर लिया? 4 सल्फेट। क्यों? क्योंकि गैलेक्टोज मॉलिक्यूल के 4th कार्बन पे सल्फेट प्रेजेंट था, तो कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट। जबकि हाइलुरोनिक एसिड में सल्फेट प्रेजेंट नहीं है, तो हमने उसके नाम में भी कहीं पे भी सल्फेट नहीं डाला। सिमिलरली नेक्स्ट मॉलिक्यूल है डर्मेटान सल्फेट। अब डर्मा वर्ड भी कहाँ से आता है? डर्मा वर्ड स्किन को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। जैसे कॉन्ड्रोइटिन कार्टिलेज को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही डर्मा स्किन को रिप्रेजेंट करता है। तो डर्मेटान सल्फेट
अब इसमें भी सल्फेट प्रेजेंट होगा और सेम 4th कार्बन पर ही है। जैसे वहाँ पे भी क्या था, गैलेक्टोसमीन 4 सल्फेट, यहाँ पे भी क्या है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन 4 सल्फेट। मैं आपको इसके साथ में कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट का स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ। देखो ये है कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट, ये कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन 4 सल्फेट। डर्मेटान में भी क्या प्रेजेंट है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन 4 सल्फेट। यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लूक्यूरोनिक एसिड और यहाँ पर प्रेजेंट है एल आइड्यूरोनिक एसिड, केवल ये डिफरेंस है। बाकी ये जो मॉलिक्यूल है गैलेक्टोसमीन वाला, ये दोनों में सेम रहता है, चाहे वो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हो या डर्मेटान सल्फेट हो। फ़र्क है यूरोनिक एसिड का, इसमें ग्लूक्यूरोनिक एसिड है और इसमें आइड्यूरोनिक एसिड है। और अगर आप ग्लूक्यूरोनिक एसिड और आइड्यूरोनिक एसिड को भी कंपेयर करना चाहो कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आपको केवल देखने को मिलेगा 5th कार्बन पे। देखो आप 5th कार्बन पे यहाँ पर COO माइनस देखो कहाँ पर प्रेजेंट है। ग्लूक्यूरोनिक एसिड में CO माइनस का कॉन्फ़िगरेशन बाहर की तरफ है, रिंग के बाहर की तरफ दिखाई देता है, जबकि ये रिंग के अंदर की तरफ दिखाई देता है आइड्यूरोनिक एसिड में। बस ये कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस है डर्मेटान सल्फेट और कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड है कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट के। और जो इकलौता डिफरेंस है वो ये है कि 5th कार्बन जो है ग्लूक्यूरोनिक एसिड का, उसके 5th कार्बन पे इन्वर्जन है CO ग्रुप का और इसलिए वो आइड्यूरोनिक एसिड बन गया। बाकी स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहता है। डर्मेटान सल्फेट भी जैसा कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट टिश्यू शेप को मेंटेन करता है, वैसे ही कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट, डर्मेटान सल्फेट, इन सब का ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शन रहता है। स्ट्रक्चर भी आपने देखा कि कितना सिमिलर है इन दोनों का। बट डर्मेटान सल्फेट आपको मोस्टली कई बार देखने को मिलता है वॉल्व्स के अंदर, ठीक है। इनका बेसिक जो है वॉल्व का जो शेप मेंटेनेंस है वो ये करता है। जैसे वॉल्व आपने पढ़े होंगे वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड का एक सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट करवाते हैं। आपको पता ही होगा कि वेन्स में और आर्टरीज में ब्लड एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ वेन एंड एन आर्टरी। आर्टरी में आपको कभी भी वॉल्व देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। उन वॉल्व के अंदर प्रेजेंट रहता है डर्मेटान सल्फेट। सिमिलरली आपने हार्ट के वॉल्व्स के बारे में भी स्टडी किया होगा, उन हार्ट के वॉल्व्स में भी डर्मेटान सल्फेट प्रेजेंट होता है। आपने पढ़ा रहेगा कि राइट ऑरिकल, जैसे ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। सिमिलरली लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहता है मिट्रल वॉल्व, तो ये मिट्रल वॉल्व हो गया। उसके अलावा जो आपका पल्मोनरी यानी लंग्स की तरफ जो वेन निकलती है, वहाँ पे जो आपको वॉल्व देखने को मिलता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व, जो यहाँ शो कर रखा है हमने। और एओर्टा में जो वॉल्व प्रेजेंट रहता है, जो यहाँ देखने को मिलेगा आपको, ये उसको हम कहते हैं एओर्टिक वॉल्व। तो जितने भी हार्ट के वॉल्व्स हैं, इन सब में प्रेजेंट रहता है डर्मेटान सल्फेट। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों ने काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं। तो आप देखो इस वॉल्व के शेप को देखो आप, इसमें आपको 3 कस्प देखने को मिलेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, इसलिए इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो राइट साइड में प्रेजेंट रहता है। और ये जो मिट्रल वॉल्व है, इसको कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसमें आप देखो 2 कस्प प्रेजेंट है, पहला और दूसरा। यही रीज़न है इनको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कहने का। इसके अलावा स्किन में भी डर्मेटान सल्फेट प्रेजेंट रहता है। इनफैक्ट इसका नाम डर्मा इसीलिए ही बनाया गया है। चलिए फिर 4th म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बात करते हैं। इसका भी नाम क्या है, केराटिन सल्फेट। देखो कॉन्ड्रोइटिन 4 सल्फेट, डर्मेटान सल्फेट, केराटिन सल्फेट, सब में सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो ये आपके सामने आ गया। अगेन केराटिन सल्फेट का स्ट्रक्चर एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन 6 सल्फेट। अब यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर है 6 सल्फेट, जबकि डर्मेटान सल्फेट और कॉन्ड्रोइटिन में 4 सल्फेट था, यानी वहाँ पर आपने देखा 4th कार्बन पे सल्फेट था, यहाँ पे 6th कार्बन पे सल्फेट प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो डाइसैकेराइड बन रहा है, उस डाइसैकेराइड में वहाँ पर यूरोनिक एसिड्स थे, यहाँ पर प्लेन गैलेक्टोज है। वहाँ पे आप देखोगे तो आपको हाइड्यूरोनिक एसिड वो या ग्लूक्यूरोनिक एसिड था, यहाँ पर गैलेक्टोज यानी कि शुगर प्रेजेंट है। और उसके साथ में डाइसैकेराइड बना रहा है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन 6 सल्फेट, और इनके इस डाइसैकेराइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है बाद में केराटिन सल्फेट। यहाँ एक चीज़ मैं काफ़ी क्लियर कर दूँ कि आपने एक वर्ड पढ़ा रहेगा केराटिन। इस केराटिन का इस केराटिन के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना अपने को। अब केराटिन सल्फेट में
ऑल्टरनेटिंग यूनिट से डी गैलेक्टोज और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन 6 सल्फेट की। तो फर्क कहाँ पे है? फर्क है कि सल्फेट 6 कार्बन पे प्रेजेंट है, जबकि उन दोनों में 4th कार्बन पे प्रेजेंट था। केराटिन सल्फेट आपको देखने को मिलेगा कार्टिलेज के अंदर, अगेन कॉर्निया के अंदर और कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। और आप सबने पढ़ा रहेगा कि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट रहता है। कॉर्निया आपके आई की वो लेयर है जो कि ट्रांसपेरेंट रहती है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी का जो रीज़न है वो है केराटिन सल्फेट। गेटिंग माय पॉइंट? तो कॉर्निया का ट्रांसपेरेंट होना केराटिन सल्फेट की वजह से होता है। कॉर्निया आपको पता ही होगा, जो आई का सबसे बाहर वाला लेयर रहता है स्क्लेरा, उस स्क्लेरा को एंटीरियर पोर्शन में कॉर्निया कहा जाता है। और सबसे लास्ट में आता है हेपरिन, सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। अब बहुत बार मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है जिसमें सीधा आपसे, इवन नीट यूजी में भी आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि हेपरिन किस तरह का मॉलिक्यूल है, लिपिड है, पॉलीसैकेराइड है, प्रोटीन है या क्या है। ठीक है, और हम हर बार गलत इसका आंसर देके आते हैं प्रोटीन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रोटीन ही समझते हैं हेपरिन को, बट हेपरिन प्रोटीन नहीं होता। हेपरिन एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है और ऑप्शन में आपको मिलेगा म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो इस कंसेप्ट को आप हमेशा ध्यान रखो। अब हेपरिन, चाहे इसके नाम में सल्फेट कहीं नहीं है, बट इसके स्ट्रक्चर में आपको सल्फेट ही सल्फेट देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ग्लूकोसामिन की जगह सल्फोग्लूकोसामिन प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि जो सेकंड कार्बन पे जो अमीन मॉलिक्यूल है, उस अमीन मॉलिक्यूल में भी सल्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, और जो 6th कार्बन है उस पर भी सल्फेट प्रेजेंट है। पीछे हमने देखा केराटिन सल्फेट, तो केराटिन में 6th कार्बन पे सल्फेट प्रेजेंट था, तो हेपरिन में भी 6th कार्बन पे भी सल्फेट प्रेजेंट है, और जो अमीन ग्रुप है उसके साथ भी सल्फेट प्रेजेंट है। इसलिए इस अमीन ग्रुप का नाम क्या हो गया? सल्फोग्लूकोसामिन। वहाँ पर हमने प्लेन पढ़ा था ग्लूकोसामिन, यहाँ पे सल्फोग्लूकोसामिन 6 सल्फेट। और उसके अलावा अब तक हमने जितने भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स पढ़े उसमें कहीं पे भी हमने जो यूरोनिक एसिड वाला स्ट्रक्चर था उसमें सल्फेट नहीं देखा, जबकि हेपरिन में इस ग्लूक्यूरोनेट के सेकंड कार्बन पे भी आपको सल्फेट देखने को मिलेगा। तो ये बन गया ग्लूक्यूरोनेट 2 सल्फेट। अब आप सबको मालूम ही होगा, अगेन जैसा कि स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि ये एक डाइसैकेराइड है, और नहीं, ये डाइसैकेराइड बना ग्लूक्यूरोनेट 2 सल्फेट और एन सल्फोग्लूकोसामिन 6 सल्फेट से। उसके बाद ये डाइसैकेराइड की रिपीटिंग यूनिट से बनता है हेपरिन। तो ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ एन सल्फो डी ग्लूकोसामिन 6 सल्फेट एंड ग्लूक्यूरोनेट 2 सल्फेट। और आप सबको अच्छे से मालूम है कि हेपरिन अपनी बॉडी में प्रेजेंट एक एंटी कोएगुलेंट है, इसलिए मेडिकल फील्ड में हेपरिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जब हमें एंटी कोएगुलेंट एक्शन चाहिए होता है। जैसे आपने देखा रहेगा कि जो हार्ट अटैक के केसेस रहते हैं जिनमें ब्लड क्लॉट बेसिक रीज़न रहता है, जैसे होता है ना कि इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लॉटिंग हो गया, कि आर्टरी के अंदर ही ब्लड क्लॉट हो गया, तो उस केसेस में एंटीकोएगुलेंट इंजेक्शंस दिए जाते हैं पेशेंट को ताकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो वहाँ पे। तो ये हेपरिन अपनी बॉडी के ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट एक एंटीकोएगुलेंट है। और केवल ब्लड प्लाज्मा में ही नहीं, अपनी बॉडी में काफ़ी जगह पे आपको हेपरिन देखने को मिलेगा, जैसे लंग्स के अंदर, स्प्लिन में, किडनी में और लीवर में, इन सब में हेपरिन प्रेजेंट रहता है। और सब जगह ये एक ही काम करता है, एंटी कोएगुलेंट का। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट हेपरिन जब आया ही है तो मैं हेपरिन से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको देता हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर इन क्वेश्चंस के मुझे आंसर बताओगे। आपको मुझे एक ऐसे नेचुरल एंटीकोएगुलेंट का नाम बताना है हेपरिन के अलावा। देखो, अपनी नेचर में बहुत सारे एंटीकोएगुलेंट्स हैं जैसे कि हेपरिन, तो आपको हेपरिन के अलावा एक और नेचुरल एंटीकोएगुलेंट का नाम बताना है। अगर हम जैसे कह रहे हैं नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, तो क्या आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट्स भी होते हैं क्या? तो अगर होते हैं तो आपको उन आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट्स के नाम बताने हैं। देखो, पता करो इन सब के बारे में क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन मेडिकल फील्ड में इन आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट्स का बहुत बड़ा यूज़ रहता है हमेशा। उसके अलावा आपको ये बताना है कि हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू के कौन से सेल्स हैं जो हेपरिन रिलीज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे ब्लड में ऐसे कौन से सेल्स हैं जो हेपरिन रिलीज़ करते हैं। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, हमारे ब्लड में ल्यूकोसाइट्स जो रहते हैं उनमें से एक ल्यूकोसाइट ऐसा है जो कि हेपरिन रिलीज़ करता है। तो आपको मुझे उस ल्यूकोसाइट का नाम कमेंट सेक्शन में आकर बताना है।
चलिए फिर, तो इस जितने म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए उन सब के स्ट्रक्चर्स को मैं एक बार वापस यहाँ पे समराइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमने देखा हैल्यूरोनिक एसिड जो बनाता डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के डाइसैकेराइड के रिपीटिंग यूनिट्स से। उसके बाद हमने बात की कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और हैल्यूरोनिक एसिड में डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लूकोसामीन और यहाँ प्रेजेंट है गैलेक्टोसामीन, ये फ़र्क है। और उसके अलावा गैलेक्टोसामीन के 4th कार्बन पे सल्फेट प्रेजेंट है जबकि इसमें सल्फेट प्रेजेंट नहीं था। उसके बाद में हमने बात की डर्मेटान सल्फेट। तो डर्मेटान सल्फेट में जो ये वाला यूनिट है वो सेम है, दोनों में फ़र्क है दूसरे वाले यूनिट में। तो यहाँ पे ग्लूक्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट है तो इसमें आइड्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट है और ये दोनों भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। डिफरेंस है कि 5वें कार्बन पे जो COO ग्रुप है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में है तो ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, यानी केवल कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस है। उसके बाद हमने बात की केरेटान सल्फेट की। तो केरेटान सल्फेट में जो है जो सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है वो 6th कार्बन पे प्रेजेंट है ना कि 4th कार्बन पे। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा हेपरिन। हेपरिन में तो सल्फेट बहुत सारे हैं, जो ग्लूकोसामीन है उसमें भी सल्फेट प्रेजेंट है, 6th कार्बन पे भी सल्फेट प्रेजेंट है और यहाँ की ग्लूक्यूरोनिक एसिड के 2nd कार्बन पे भी सल्फेट प्रेजेंट है। तो ये है हेपरिन और ये एक टेबल जो आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। और ये आप चाहें तो इसका पिक्चर मैंने YouTube पे कुछ दिन पहले अपलोड किया था। हमारे जो कम्युनिटी सेक्शन रहता है उस कम्युनिटी सेक्शन में जाकर आप इस पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ अगर आपको नहीं मिले तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो पेजेस हैं इल्यूम बायोलॉजी नाम से, उन पेजेस पे भी आपको ये पिक्चर वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।